गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपनी जो पॉलिटी है उसकी कक्षाएं चल रही थी, तो आज अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है केशवानंद भारती वाद 1973। उसके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है केशवानंद भारती वाद 1973। तो हर पॉलिटी पढ़ने वाले एक विद्यार्थी को इस केस के बारे में मालूम होना चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी केसों की सुनवाई की है, उनमें सबसे जो विवादास्पद जो मामला है वो केशवानंद भारती वाद 1973 है, जिसमें कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उसमें बहुत ज्यादा टकराव हुआ था। तो आज हम केशवानंद भारती वाद 1973 को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं केशवानंद भारती वाद 1973 पे सीधे चलने के बजाय इसके बैकग्राउंड पे मैं जाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये मामला इतना पेचीदा क्यों बना और इस केस की सुनवाई के बाद में जो न्यायपालिका है वो कहीं न कहीं और ज्यादा सुदृढ़ हुई थी। तो केशवानंद भारती वाद 1973, तो पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो बात सबसे पहले 1951 की है। 1951 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार ने देश का प्रथम संविधान संशोधन किया। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इस प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 में था, उस संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। सीमित करने का प्रयास किया गया। तो 1951 में जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम है, उस अधिनियम में क्या किया गया? संपत्ति का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 में है, उसको सीमित करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? नेहरू सरकार के द्वारा। तो क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले एक फंडामेंटल राइट्स होता था। क्या होता था? एक मूल अधिकार होता था। ठीक है। तो आप जानते हो कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वो आता है। ठीक है। तो इस पे क्या हुआ? कंट्रोवर्सी हुई। तो इस संशोधन अधिनियम के विरोध में एक केस आता है जिसका नाम है शंकरी प्रसाद केस, जो 1951 का ही रहता है। इसमें मामला उठा कि देश की जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में या मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो उस समय 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 में भारत में जो संविधान संशोधन है उसके बारे में प्रावधान किया गया है कि अगर देश में कोई संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हो, तो वो अमेंडमेंट है, उसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 368 में दे रखा है। तो शंकरी प्रसाद केस मामले में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है।
संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि संसद है जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको सीमित करने का जो प्रयास किया है वो क्या है, जायज है। ठीक है, तो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। अब स्थिति को अगर हम डिटेल से देखें तो 1951 में जो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय उनका जो कद है, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो बहुत बड़ा था, उनका दबदबा था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो कह सकते हैं कि नेहरू के जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो संविधान संशोधन लाया गया था उसका विरोध नहीं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन आगे जो बात है वो करते हैं। अब 1964 की बात है। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया संसद में। 17वां संविधान संशोधन 1964 में संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया संसद में, और इस संशोधन के माध्यम से भूमि सुधार कानून का प्रावधान किया गया। भूमि सुधार कानून का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये था कि सरकार जो बड़े बड़े भूमालिक हैं, जमींदार हैं, उनकी जमीन जायदाद को अपने कब्जे में लेकर के जो भूमिहीन श्रमिक हैं या भूमिहीन किसान हैं उसको भूमि दे दी जाएगी, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया था। लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो जो भूमि है वो देश में आर्थिक जो असमानता है उसको मिटाने के लिए ऐसा किया गया था। तो जब 1964 में 17वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो पारित किया गया, जो भूमि सुधारों से संबंधित कानून का प्रावधान था उसमें, तो इसके विरोध में एक और केस आता है जिसका नाम है गोलकनाथ केस 1967। तो भूमि सुधार कानून के विरोध में एक और केस आता है जिसका नाम होता है गोलकनाथ केस 1967। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 1951 में डिसीजन दिया था ठीक उसका उल्टा डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन नहीं कर सकती है। शंकरी प्रसाद केस 1951 में क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उसको परिवर्तित कर सकती है। लेकिन 1967 का जो मामला है गोलकनाथ केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संसद है वो अनुच्छेद 368 के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन है स्वयं का वो बदल दिया। तो कोई सरकार के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जा रहा है और जब उसके विरोध में कोई फैसला आए तो टकराव होता है। तो
गोलकनाथ केस 1967 के बाद में कार्यपालिका यानी उस समय जो प्रधानमंत्री उसका जो मंत्रिमंडल है वो न्यायपालिका के विरोध में हो गया और एक दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। ठीक है। अब जब ये गोलकनाथ केस 1967 का डिसीजन आया तो सरकार ने इसके विरोध में लगातार 2 और संविधान संशोधन पारित किए हैं। तो पहला इसके विरोध में संशोधन पारित किया गया वो था 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1971 और 25वां संविधान संशोधन 25वां संविधान संशोधन 1971 दो लगातार क्या किए, संविधान संशोधन पारित किए। तो 24वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है। और 25वां संविधान संशोधन 1971 और भी खतरनाक था। इसमें कहा गया कि सरकार जो है वो निजी जो धार्मिक संपत्ति हो या व्यक्तिगत संपत्ति हो उसका अधिग्रहण न केवल अधिग्रहण कर सकती है यानी अपने कब्जे में ले सकती है, बल्कि अपने हिसाब से उस निजी संपत्ति या धार्मिक संपत्ति का जो कीमत है उसका निर्धारण स्वयं कर सकती है। तो ये बात 25वें संविधान संशोधन 1971 में इसका प्रावधान किया गया। तो पूरी जो फिल्म है वो देखिए क्या चल रही है फिलहाल कि कहीं न कहीं जो न्यायपालिका है शुरू में दबाव में थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो न्यायपालिका है अब खुल के डिसीजन दे रही है। जैसा कि 1951 में बताया कि नेहरू मंत्रिमंडल ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पारित करवाया जो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने से संबंधित था और संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है। और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो उस केस को नाम दिया गया शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद को अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर 1964 में सरकार ने 17वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जो भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून था और इसके विरोध में एक और सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है जिसका नाम है गोलकनाथ केस 1967। जो 1951 में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में बात कही थी वो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बात उलट दी और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है। तो यहां जब सरकार के विरोध में फैसला आया तो सरकार ने प्रत्युत्तर में लगातार 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पारित किए, जिसका पहला है जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1971। इसमें क्या कहा गया कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, यहाँ तक कि किसी अनुच्छेद को समाप्त भी कर सकती है। और 25वां जो संविधान संशोधन है 1971, इसमें जो निजी और धार्मिक संपत्ति है न केवल सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है बल्कि स्वयं कीमत भी उसका निर्धारित कर सकती है। ठीक है। लेकिन ये जो भी
काम हो रहे हैं वो देश के हित के लिए काम हो रहे हैं। जैसे कि सरकार इसमें इतनी मनमर्जी नहीं कर सकती थी, देश के विकास के लिए, आर्थिक असमानता को पाटने के लिए ऐसा किया जा रहा था कि मान लो कोई रेलवे लाइन गुजर रही है तो वहाँ पे कोई जो निजी संपत्ति है उसका अधिग्रहण सरकार कर सकती थी ताकि जो देश का विकास कार्य है वो संपन्न हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आपका होगी केशवानंद भारतीवाद 1973 का जिक्र ही नहीं हो रहा है, जिक्र करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले ये जो पूरा मामला है वो समझिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मामला समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे की। चलो अब बात करते हैं केशवानंद भारतीवाद 1973। तो वैसे देखा जाए केशवानंद भारतीवाद 1973, तो ये जो केशवानंद जो भारती है वो कोई वकील नहीं, न कोई कानून से संबंधित व्यक्ति हैं। तो ये थे कौन? तो केशवानंद भारती है वो केरल जिले से संबंधित थे। कौन से जिले से संबंधित थे? केरल जिले से संबंधित थे, और केरल राज्य से संबंधित थे। और केरल राज्य में एक जिला है एडनी, उस एडनी जिले में एक सेव मठ था। क्या था? सेव मठ था। और उस सेव मठ के जो मठाधीश थे, वो मठाधीश कौन थे? वो मठाधीश केशवानंद भारती थे। तो केशवानंद जो भारती हैं वो केरल राज्य से संबंधित थे, और केरल का जो एडनी जिला है उस जिले में एक सेव मठ था, और उस सेव मठ के मठाधीश कौन थे? केशवानंद भारती थे। तो जो केरल में जो सेव मठ है ये 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी से संबंधित है, और उस समय जो सेव मठ होता था उसका जो मठाधीश है वो बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति होता था, उनका दबदबा होता था। तो इस सेव मठ के मठाधीश को यानी केशवानंद भारती को केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेव मठ जो है कह सकते हैं एक धार्मिक संस्था थी। क्या थी? एक धार्मिक संस्था थी। ठीक है, तो मामला क्या है? 1970 में 1970 के दशक में केरल में वामपंथी सरकार आई। कौन सी सरकार आई? वामपंथी सरकार आई। इस वामपंथी सरकार ने केरल में भूमि सुधार लागू किए। ठीक है, भूमि सुधार लागू की, यानी केरल की जो सरकार है, जो व्यक्ति जिसके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति होती थी या कोई धार्मिक संस्था है उसके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति या भूमि जायदाद होती थी, तो उनका अधिग्रहण करके जो भूमिहीन जो किसान है उसको वो चीजें वितरित कर रही थी। तो 1970 के दशक में केरल में वामपंथी सरकार बनी। इस सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया, जिसके माध्यम से केरल में जो संपत्ति है उसका अधिग्रहण करना शुरू किया गया। तो केशवानंद जो भारती उस समय सेव मठ के मठाधीश थे, तो इस मठ के पास हजारों एकड़ भूमि थी। तो सरकार ने क्या किया? इस 1000 से अधिक जो एकड़ भूमि है इसका अधिग्रहण कर दिया। ठीक है, अधिग्रहण कर लिया। तो केशवानंद भारती ने क्या किया? केरल सरकार
के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और इसके प्रत्युत्तर में इस मामले को सुप्रीम जो केरल का हाई कोर्ट है उसमें ले जाने की कोशिश की। ठीक है, तो देखते हैं। तो केशवानंद भारती एक नामी गिरामी वकील थे केरल के, जिसका नाम है नाना पालकीवाल, जो कानून के बहुत बड़े जानकार होते हैं। तो इस एडवोकेट के माध्यम से सरकार के विरुद्ध क्या किया, केस किया। ठीक है, तो नाना पालकीवाल ने इस केस को जो केरल सरकार है उसके विरुद्ध चलाया और इसी केस को नाम दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। ठीक है, इसमें जो नाना पालकीवाल है उसने अनुच्छेद 26 का हवाला देते समय, अनुच्छेद 26 में क्या है कि जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संस्थाएं होती वो अपनी संपत्ति का अर्जन व प्रबंधन कर सकती हैं। ठीक है, तो केरल सरकार पे आरोप लगाया कि अनुच्छेद 26 का आप उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि अनुच्छेद 26 में साफ कहा गया है कि कोई भी धार्मिक संस्था या व्यक्ति संपत्ति का अर्जन कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। और अनुच्छेद 26 भी खुद क्या है कि मूल अधिकार है। तो कोर्ट में मामला चला कि आप अनुच्छेद 26 का उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि कोई भी धार्मिक संस्था है अपने हिसाब से संपत्ति का अर्जन व प्रबंधन है वो कर सकती है। तो ये जो केस है, इस केस को किस नाम से जाना गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। तो इसमें जो केरल हाई कोर्ट है उसने अपना डिसीजन जो दिया वो केशवानंद भारती के विरोध में ही दिया, केशवानंद भारती के विरोध में ही दिया। ठीक है, तो इसमें केशवानंद जो भारती है उसकी क्या होती है, इस केस में हार होती है। लेकिन मामला यहीं तक ही नहीं सुलझ पाया बल्कि आगे भी गया। तो यही जो केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, इसको जो नाना पालकीवाल है ये इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और अब ये जो केस है किसके अधीन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। तो आप थोड़ी देर पहले देख ही रहे थे कि सरकार और जो न्यायपालिका है उसके मध्य टकराव की स्थिति बनी हुई थी और सरकार जो है संसद के माध्यम से बार बार संविधान संशोधन करते जा रही थी, यानी संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी। ठीक है, तो अब ये जो केस है वो कहां पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में एक केस है, ये केस से पहुंच जाता है और सर्वोच्च न्यायालय इस पे क्या एक्शन लेता है वो देखिए। तो केशवानंद भारती वाद 1973 है, उसकी सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की पीठ, कितने न्यायाधीशों की पीठ, 13 न्यायाधीशों की पीठ जो है उस बेंच का गठन किया गया। 13 न्यायाधीशों की पीठ की बेंच का उन्होंने क्या किया, गठन किया। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बहुत ज्यादा पेचीदा मामला है, एक तो सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है, लोगों के मौलिक अधिकार बीच में आ रहे हैं, संविधान संशोधन बार बार किए जा रहे हैं। तो
कह सकते हैं बहुत कंट्रोवर्सी मामला था। तो इस मामले को सुलझाने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने 13 न्यायाधीशों की पीठ है उसका गठन किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इसमें बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो कुछ अनुच्छेद का नाम लेना चाहूंगा, जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 25, 26, 29, 31, 368, बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं वो प्रभावित हो रहे थे इस मामले में। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो 13 न्यायाधीशों की जो पीठ है उसने लगातार इस केस की 68 दिन तक सुनवाई की। कितने दिन तक सुनवाई की? 68 दिनों तक सुनवाई की। 68 दिनों की सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि हाँ, जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि संविधान में संसद है वो संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि इसकी शक्ति है अनुच्छेद 368 के माध्यम से कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन वो देश का जो संविधान है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मौलिक उसका जो ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो 13 न्यायाधीशों की जो पीठ है 68 दिनों तक सुनवाई करने के बाद में ये जो डिसीजन है वो 7-6 के हिसाब से आया। देखो देख सकते हो कितना क्लोज मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 13 न्यायाधीश हैं उन्होंने अपना डिसीजन देते समय कितने भागों में बट गया था? 7 और 6 वाले भागों में बट गया था। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया कि संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल भावना, संविधान की मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है। क्या नहीं कर सकती है? बदल नहीं सकती है। और ये जो फैसला है उसका जो निर्णय है वो 7 और 6 के हिसाब से आया था। 6 न्यायाधीशों का मानना था कि जो संसद है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो संविधान के किसी भी भाग में अपनी मनमर्जी के द्वारा संशोधन कर सकते हैं। ये किसका मानना था? 6 न्यायाधीशों का मानना था। क्या मानना था? फिर रिपीट कर रहा हूं, 6 न्यायाधीशों का ये मानना था कि संसद है उसके पास असीम शक्ति है, वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अनलिमिटेड उनके पास शक्ति है। लेकिन जो ये 7 न्यायाधीश थे उनका मानना ये था कि संसद है वो मौलिक अधिकारों में या संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें मूल भावना प्रभावित न हो, संविधान की मूल भावना प्रभावित न हो। ये कितने न्यायाधीशों का मानना था? 7 न्यायाधीशों का मानना था। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं 6 जो न्यायाधीश हैं वो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार तो चाहती थी कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में अनलिमिटेड क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर का भी ख्याल न रख करके भी चेंज कर सकती है। तो सरकार के पक्ष में कितने न्यायाधीश थे? 6 न्यायाधीश पक्ष में थे और
सरकार के विरोध में 7 जो न्यायाधीश हैं वो विरोध में थे। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है सुप्रीम कोर्ट का कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदल सकती है। और इस बात का भी आपको ध्यान रहे कि केशवानंद भारती जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें केशवानंद भारती की हार होती है, यानी कि केस उनके फेवर में नहीं होता है बल्कि विरोध में ही आता है। लेकिन ये जो मामला है ये एक प्रसिद्ध मामला बन गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद में सरकार ने एक बार और कोशिश भी की है कि इस मामले की सुनवाई हो एक बार दोबारा की जाए। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, जो 6 न्यायाधीश हैं जो सरकार के फेवर में बोल रहे थे, उसमें से एक न्यायाधीश को जो वरिष्ठता में नंबर 4 पर था, उस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया और कहा कि एक बार आप इस केस की सुनवाई कीजिए। तो इसके बीच में फिर जो नाना जो पालकी वाला है वो बीच में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि आप इस मामले की दोबारा सुनवाई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप दोबारा इस मामले की सुनवाई करेंगे तो मामला और पेचीदा हो सकता है। तो ये जो डिसीजन जो दिया है आपने वो बिल्कुल सही दिया है। तो पालकी वाला जो है उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो अब आप कहोगे कि ये जो बार बार आप बेसिक स्ट्रक्चर मूल भावना है इसका जो नाम ले रहे हो ये क्या होती है आखिर? तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मामले कंट्रोवर्शियल होंगे और हमारे पास आएंगे तो हम समय समय पर जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल भावना है, संवैधानिक जो ढांचा है, उसकी बात हम करते रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब एक उदाहरण के जरिए मैं समझा सकता हूँ। जैसे कि मेरा एक जो शरीर है और ये जो शरीर में एक अंग मेरा कोई रोगग्रस्त है, मान लो फेफड़ा ही मेरा क्या है, एक रोगग्रस्त है, तो डॉक्टर्स जो मेरा ऑपरेशन करेंगे वो सिर्फ फेफड़े से संबंधित ही ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा जो पूरा जो शरीर है, जो बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें। ठीक है, तो जो मूल भावना है उसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब सरकार ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकती है जिसमें न्यायपालिका का कार्य बाधित हो, तो स्वतंत्र न्यायपालिका देश में रहनी ही चाहिए। ठीक है, और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए संविधान जो है वो पवित्र दस्तावेज है। क्या है? पवित्र दस्तावेज है। इस देश में अगर सबसे कोई बड़ी चीज है तो भारत का संविधान है। देश है वो गीता, कुरान, जिंदावस्था, बाइबल इससे नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। और संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बरकरार रहे। इसमें सरकार बड़ी नहीं होती है, देश में न्यायपालिका बड़ी नहीं होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता है, देश में सबसे बड़ा क्या होता है, संविधान बड़ा होता है। और सरकार ऐसा कोई भी संविधान संशोधन पारित नहीं कर सकती जिसमें संविधान को बाधा पहुंचती हो। तो ये भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है। और जैसे और कह सकते हैं केंद्र राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन है वो भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। केंद्र राज्य की भी शक्ति विभाजन वो भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता तो आजकल आपको पता है हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो जो पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म, ये देश की क्या है, संविधान की मूल भावना है। देश क्या है, सेकुलर है, इसमें सभी धर्मों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को
अपना या छोड़ सकता है। सरकार है वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता भी हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये सब क्या है, ये सब के सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को और भी डिफाइन करता जाएगा। तो आज मैंने केशवानंद भारतीवाद 1973 समझाने की कोशिश की है। मैं थोड़ा एक बार आप रिपीट कर दूं तो केशवानंद जो भारतीवाद है 1973, इससे पहले क्या हो रहा था कि कभी न्यायपालिका है वो सरकार के विरोध में कभी पक्ष में डिसीजन देती आई थी, लेकिन 1973 का जो मामला है उसमें साफ जाहिर हो गया कि देश में सबसे बड़ा क्या है, संविधान है, ठीक है। जो भी काम किया जाएगा देश में सरकार के द्वारा वो संविधान के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार है अपने हिसाब से, अगर उसके पास फुल मेजॉरिटी है तो अपने हिसाब से वो बहुमत सिद्ध करके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा दे, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो नींव जो रखी गई थी केशवानंद भारतीवाद 1973, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है और ज्यादा स्वतंत्र होकर के क्या क्या करने लगा, अपने डिसीजन देने लग गया। और आज आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की अलग छवि है और देश की सरकार की अलग छवि है, दोनों में कम से कम हस्तक्षेप है वो हो रहा है, ठीक है। तो जब तक देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो देश का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, संविधान हमेशा खतरे में रहेगा। तो आज मैंने आपको केशवानंद भारतीवाद 1973 समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।